मिट्टी की खुशबू और एक चिट्ठी। रात को जब सारा गांव सो जाता है तब कभी कभी एक खत मिलता है जो सालों पहले लिखा गया था, लेकिन जिसे कभी भेजा नहीं गया, और जहां एक बाप का प्यार कभी शब्दों में नहीं आया, सिर्फ हाथों में रहा। ये कहानी है आकाश की और उसके पिता रामकिशन की, और ये कहानी है उस चिट्ठी की जो एक टूटे हुए बक्से में तब मिली जब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश को याद है वो शाम जब वह 10वीं कक्षा में था और उसने पहली बार अपने पिता से कहा था, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूं, आगे पढ़ना चाहता हूं। रामकिशन उस वक्त खेत से लौटे थे। हाथों में मिट्टी थी, कंधे पर एक पुराना तौलिया। उन्होंने आकाश की बात सुनी, एक पल रुके और फिर बस इतना कहा, खाना खा लो, बस नहा नना, सिर्फ खाना खा लो। और आकाश को उस दिन पहली बार लगा कि शायद उसके पिता को उसकी परवाह नहीं, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात रामकिशन ने सोया नहीं था। पूरी रात बुंदेलखंड की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था। नाम था धनपुरा। वहां न बड़े बाजार थे, न चौड़ी सड़कें, बस एक कच्ची राह थी जो खेतों के बीच से गुजरती हुई उस गांव तक जाती थी, जहां कोई 50-60 घर थे। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें, और हर घर के सामने एक छोटी सी चबूतरी जहां शाम को बड़े बूढ़े बैठते और बातें करते। रामकिशन का घर गांव के पूरब में था, एक पुराने पीपल के पेड़ के पास। वो पीपल का पेड़ शायद उनसे भी उम्रदराज था। उसकी जटाएं जमीन तक उतर आई थी और उसकी छाया में एक छोटी सी चौकी थी जहां रामकिशन सुबह सुबह बैठकर चाय पीते थे। हर रोज बिना नागा। रामकिशन किसान थे। 3 बीघा जमीन थी, 2 बैल थे। एक का नाम मोती, दूसरे का नाम चांद, और एक बेटा था, आकाश। पत्नी सुमित्रा थी, शांत स्वभाव की, जो चिंता करती थी लेकिन कम बोलती थी। वह भी रामकिशन की ही तरह थी, भावनाओं को मन में रखने वाली। घर में बातें कम होती थी, काम ज्यादा। आकाश का जन्म उस साल हुआ था जब धनपुरा में बड़ा अकाल पड़ा था। फसलें जल गई थी, कुआं सूख गया था और रामकिशन पर काराजा था। लेकिन जिस दिन आकाश पैदा हुआ, रामकिशन ने पहली बार अपनी मां को, यानी आकाश की दादी को, कहते सुना था, इस बच्चे को देखो, ये बहुत दूर जाएगा। रामकिशन उस वक्त बाहर खड़े थे। उन्होंने सुना, कुछ बोले नहीं, बस अंदर गए, बच्चे को देखा और धीरे से उसकी मुट्ठी में अपनी उंगली दे दी। आकाश ने कसकर पकड़ ली। रामकिशन की आंखें उस पल भर आई थी, लेकिन किसी ने नहीं देखा। आकाश बड़ा होता गया। वह पढ़ाई में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में उसके शिक्षक हमेशा कहते, इस लड़के में कुछ है। रामकिशन को ये बातें पहुंचती थी, कभी किसी के मुंह से, कभी सुमित्रा के जरिए, लेकिन वह कभी सीधे आकाश से नहीं कहते, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। वो बस खेत में काम करते रहते। आकाश जब छोटा था तो वो कभी कभी पिता के पीछे पीछे खेत में जाता था। मेड़ पर चलता, मिट्टी में अंगुलियां डालता और कभी कभी बैलों की पीठ पर हाथ फेरता। रामकिशन देखते और मुस्कुरा देते, लेकिन वह मुस्कान आकाश को दिखती नहीं थी, क्योंकि रामकिशन हमेशा आगे देखते हुए चलते थे। जब आकाश 5वीं कक्षा में था तो एक दिन स्कूल में उसे एक कविता लिखनी थी। विषय था मेरे पिता। आकाश ने बहुत सोचा, फिर लिखा, मेरे पिता कम बोलते हैं पर ज्यादा करते हैं। उनके हाथ खुरदरे हैं पर उनकी छाया नरम है। शिक्षक ने पढ़ा और कहा, शाबाश। आकाश उस दिन खुश होकर घर आया। उसने वो कविता अपनी मां को दिखाई। सुमित्रा ने पढ़ी और उसकी आंखें भर आई। पिताजी को दिखाओ। आकाश गया। रामकिशन उस वक्त बाहर बैठे थे, मोती की रस्सी ठीक कर रहे थे। पिताजी, रामकिशन ने देखा,
आकाश ने कागज आगे बढ़ाया। रामकिशन ने कागज लिया, पढ़ा। एक पल रुके, फिर कागज वापस किया और बोले, पढ़ाई करो। बस आकाश वापस आ गया। उस रात उसे लगा शायद पिताजी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रामकिशन ने वह कागज अपनी जेब में रख लिया था और वह कागज वहां महीनों तक रहा। रात के इस पहर में जब हवा धीरे धीरे बह रही है और बाहर कहीं दूर एक उल्लू बोल रहा है, एक टुकड़ा, फिर खामोशी, मैं चाहता हूं कि तुम भी उस गांव को महसूस करो। वो मिट्टी की खुशबू, वो सरसों के तेल में भुनी हुई लहसुन की गंध जो शाम को हर घर से आती थी, वो खपरेल की छत पर बारिश की बूंदें जो रात को एक अजीब संगीत बनाती थी, और वह रामकिशन जो रोज सुबह उठते अंधेरे में जब सारा गांव सोया होता और सबसे पहले बैलों को पानी देते। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा मैं थका हुआ हूं। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा मुझे डर लग रहा है। उन्होंने बस किया, बस करते रहे। आकाश जब 8वीं में आया तो उसके शिक्षक ने एक बात कही जिसने सब बदल दिया। तुम्हें जिले की परीक्षा देनी चाहिए, छात्रवृत्ति मिल सकती है, अगर मिली तो नवोदय विद्यालय में दाखिला हो सकता है। आकाश ने घर आकर सुमित्रा को बताया। सुमित्रा खुश हुई। उसने रामकिशन को बताया। रामकिशन उस वक्त खाना खा रहे थे। उन्होंने सुना, खाना खाते रहे, फिर बोले, परीक्षा दे। बस आकाश ने परीक्षा दी और वह पास हुआ, जिले में 3रा स्थान। जब नतीजा आया तो सुमित्रा ने रोते हुए आकाश को गले लगाया। रामकिशन खेत से लौटे। सुमित्रा ने बताया। वो एक पल रुके, फिर हाथ मुंह धोने चले गए। खाना खाते वक्त बोले, मिठाई लाओ कल। आकाश ने सोचा बस इतना, लेकिन उस रात जब आकाश सो गया था, रामकिशन ने सुमित्रा से धीरे से कहा, यह बहुत दूर जाएगा। सुमित्रा मुस्कुरा दी। रामकिशन बाहर चले गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उस अंधेरे में जहां कोई नहीं देख सकता था, उन्होंने आंखें बंद की। शायद भगवान से कुछ मांगा, शायद सिर्फ बैठे रहे। नवोदय विद्यालय वाली बात आगे नहीं बढ़ी। रामकिशन को डर था कि बेटा इतनी दूर रहेगा, खाना कैसे खाएगा, बीमार पड़ा तो कौन देखेगा। लेकिन वो ये नहीं बोले। उन्होंने बस कहा, यहीं के स्कूल में पढ़ो, अच्छे शिक्षक हैं। आकाश को पता था ये बहाना है। उसे गुस्सा आया। उस दिन पहली बार उसने मन में सोचा, पिताजी मुझे रोकना चाहते हैं, और उस सोच ने एक दरार बना दी, बहुत बारीक लेकिन गहरी। साल बीते, आकाश पढ़ता रहा। धनपुरा के ही हाई स्कूल में गया, वहां भी अव्वल रहा। रामकिशन खेत जोतते रहे। मोती बूढ़ा हो गया। उसकी जगह एक नया बैल आया, जिसका नाम रामकिशन ने भोलू रखा। सुमित्रा का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने लगा था, घुटनों में दर्द, और आकाश का मन शहर की तरफ खिंचता जा रहा था। 10वीं की परीक्षा में जब आकाश ने जिले में पहला स्थान पाया तो पूरे गांव में खुशी फैल गई। गांव के मुखिया रामाधीन काका ने कहा, रामकिशन, तेरे लड़के ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। रामकिशन ने उस भीड़ में बस मुस्करा दिया, कुछ नहीं बोले। घर आए। आकाश खड़ा था। रामकिशन ने उसके सिर पर एक हाथ रखा, एक पल के लिए, और फिर हटा लिया। भूख लगी है, यही पूछा। आकाश को उस रात रोना आया था, अकेले में, क्योंकि उसे लगा था काश पिताजी कह देते, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, बस एक बार। और फिर आई वो शाम जब आकाश ने कहा, पिताजी मैं शहर जाना चाहता हूं, आगे पढ़ना चाहता हूं। और रामकिशन ने कहा, खाना खा लो। उस रात सुमित्रा ने देखा, रामकिशन बहुत देर तक बाहर बैठे रहे। उसने पानी लेकर जाने की कोशिश की। रामकिशन ने हाथ उठाया, मत आओ। सुमित्रा रुक गई। वह जानती थी,
जब रामकिशन ऐसे बैठते हैं तो वो अंदर से किसी बड़ी बात से जूझ रहे होते हैं। वो वापस आ गई, लेकिन उसने उस रात खिड़की से देखा रामकिशन वहीं बैठे थे, पीपल की छाया में, एक मिट्टी के दिए की रोशनी में। उन्होंने कुछ लिखा कागज पर। सुमित्रा देख नहीं पाई, अंधेरा था, लेकिन वह देख पाई कि रामकिशन ने वो कागज मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन सुबह रामकिशन ने आकाश से कहा, शहर में किसके पास रहोगे? आकाश चौंका। मेरे दोस्त राजेंद्र के बड़े भाई हैं, वहां उनके पास रह सकता हूं। रामकिशन चुप रहे। शाम को उन्होंने सुमित्रा से कहा, बच्चे के लिए कुछ सामान बांधना। सुमित्रा की आंखें भर आई। तो भेज रहे हो? रामकिशन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर चले गए। आकाश की शहर जाने की तैयारी होने लगी। सुमित्रा ने एक पुराना बक्सा निकाला, लोहे का, हरे रंग का, जिसके किनारे थोड़े जिंग खाए हुए थे। उसमें आकाश के कपड़े रखे, एक चादर, एक छोटी सी रजाई और रोटियां तेल में भुनी हुई, जो रास्ते में खाने के लिए थी। रामकिशन उस सुबह बहुत जल्दी उठे। उन्होंने खेत में जाकर कुछ घंटे काम किया, हमेशा की तरह। फिर आए, हाथ धोए और बस बाहर बैठ गए। जब आकाश निकलने लगा, बक्सा उठाया तो रामकिशन ने कहा, रुको। आकाश रुक गया। रामकिशन अंदर गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए। उनके हाथ में कुछ पैसे थे, मुड़े तुड़े नोट। उन्होंने आकाश की मुट्ठी में वो पैसे दे दिए। रख लो, काम आएंगे। आकाश ने देखा वो पैसे बहुत थे, जितना रामकिशन कभी उसे एक साथ नहीं देते थे। उसे समझ आया ये पैसे रामकिशन ने बचाए थे। कब से, कितने समय से? वो कुछ बोल नहीं पाया। रामकिशन मुड़ गए। जाओ, देर हो रही है। और वो अंदर चले गए। आकाश एक पल खड़ा रहा, फिर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काश देखता, क्योंकि उस वक्त रामकिशन दरवाजे के पीछे खड़े थे और वह देख रहे थे अपने बेटे को जाते हुए। शहर में आकाश की जिंदगी शुरू हुई। नई जगह, नए लोग, नई दुनिया। राजेंद्र के भाई देवेंद्र बहुत अच्छे थे। उन्होंने आकाश को अपने घर में जगह दी, खाना दिया। आकाश पढ़ाई में लगा रहा। महीने में एक बार घर फोन आता था। एसटीडी के बूथ से सुमित्रा से बात होती थी। रामकिशन कभी कभी फोन उठाते। खाना खा रहे हो? हां। पढ़ाई कैसी है? अच्छी है, ठीक है, बस। फोन रख देते। आकाश का मन धीरे धीरे कड़वा होने लगा। उसने सोचना शुरू किया, पिताजी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझसे, मेरी पढ़ाई से, मेरी जिंदगी से कुछ नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा अच्छा किया, कभी नहीं पूछा क्या चाहिए। बस खाना खाओ, बस पढ़ो, बस जाओ। वह दर्द अंदर अंदर पकता रहा। साल बीतते गए। आकाश ने इंटर पास किया, अच्छे नंबरों से। रामकिशन को जब पता चला तो उन्होंने कहा, आगे क्या करोगे? इंजीनियरिंग की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस। इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए आकाश को कोचिंग चाहिए थी। वो महंगी थी। वो घर आया, धनपुरा। रामकिशन से बात की। पिताजी, कोचिंग के लिए पैसे चाहिए। रामकिशन ने एक पल सोचा। कितने? आकाश ने बताया। रामकिशन चुप हो गए। आकाश जानता था यह रकम उनके लिए बड़ी थी, बहुत बड़ी। उसने कहा, अगर नहीं हो सकते तो छोड़ो। रामकिशन ने देखा, फिर बोले, कब चाहिए? अगले महीने मिलेंगे। आकाश चला गया। उसे यकीन नहीं था, लेकिन अगले महीने पैसे आ गए। राजेंद्र के भाई देवेंद्र ने बताया, तुम्हारे पिता आए थे यहां, खुद आए थे, पैसे दे गए। आकाश को नहीं पता था। रामकिशन ने कभी नहीं बताया। पैसे कहां से आए?
यह आकाश को बहुत बाद में पता चला। रामकिशन ने मोती, अपने पुराने बैल को बेच दिया था। मोती जो उनका सबसे पुराना साथी था, जिसे वो रोज खुद पानी पिलाते थे, जिसकी पीठ पर कभी कभी हाथ फेरते थे। चुपचाप वो बैल बिक गया और उन पैसों से आकाश की कोचिंग हुई। रात गहरी हो रही है, बाहर हवा थम गई है। कहीं दूर धनपुरा के खेतों में सरसों के पीले खूल अंधेरे में झूम रहे होंगे, बिना किसी के देखे। और उस पीपल के पेड़ के नीचे एक खाली चौकी होगी, जहां एक बाप रोज बैठता था चुपचाप। आकाश ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया, पास हुआ, सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। जब उसने रामकिशन को बताया फोन पर, तो रामकिशन ने कहा, अच्छा। बस आकाश का मन फिर कड़वा हुआ। उसने उस दिन ठान लिया, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, इनकी परवाह किए बिना। यह गलती थी, लेकिन उसे अभी नहीं पता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल आकाश ने उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे व्यस्त दौर माना। नई दुनिया थी, नए दोस्त थे, नई सोच थी, और धीरे धीरे धनपुरा दूर होता गया। पहले साल में वह गर्मियों में घर गया, दूसरे साल भी गया, लेकिन कम दिनों के लिए। तीसरे साल एक प्रोजेक्ट था, नहीं जा पाया। चौथे साल प्लेसमेंट की तैयारी थी। रामकिशन ने कभी नहीं कहा आओ। सुमित्रा ने कहा, आ जाओ बेटा, बहुत दिन हो गए। आकाश ने कहा, मां, व्यस्त हूं। बाद में यह शब्द धीरे धीरे एक दीवार बन गया। कॉलेज के आखिरी साल में आकाश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, पुणे में, अच्छी तनख्वाह। जब उसने घर फोन किया, सुमित्रा खुशी से रोई। रामकिशन फोन पर आए, कब से जाना है? अगले महीने से। ठीक है पिताजी। हां, कुछ नहीं। आकाश ने फोन रख दिया। पुणे में जिंदगी तेज थी, काम था, पैसे थे, दोस्त थे। आकाश हर महीने घर पैसे भेजने लगा, रामकिशन के खाते में। रामकिशन ने एक बार भी नहीं कहा शुक्रिया। आकाश को और गुस्सा आने लगा। उसने एक दोस्त से कहा, मेरे पिता बहुत अजीब हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, मैं पैसे भेजता हूं, एक बार भी नहीं पूछते कि ठीक हो, कैसे हो, खुश हो। दोस्त ने कहा, शायद उनका तरीका अलग है। आकाश ने कहा, नहीं, उन्हें बस फर्क नहीं पड़ता। ये वो सोचता रहा, साल दर साल। पुणे में 3 साल बाद आकाश की मुलाकात मीता से हुई। एक सहकर्मी, मिलनसार, हंसमुख, समझदार। धीरे धीरे दोनों करीब आए। जब आकाश ने घर बताया, सुमित्रा खुश हुई। रामकिशन ने कहा, लड़की अच्छी है। हां। घर वाले कैसे हैं? अच्छे हैं। ठीक है। आकाश ने सोचा, बस यही पूछना था, और कुछ नहीं। शादी की बात चली। आकाश ने घर जाने का फैसला किया, मीता को लेकर। धनपुरा पहुंचा, कई सालों बाद। गांव वही था, मिट्टी की वही खुशबू, वही खपरेल की छत, वही पीपल का पेड़। लेकिन रामकिशन थोड़े झुक गए थे, बाल सफेद हो गए थे, और हाथ और खुरदरे हो गए थे। सुमित्रा ने दरवाजे पर ही आकाश को गले लगाया। मीता को देखकर खुश हुई। रामकिशन बाहर बैठे थे। आकाश गया, पिताजी। रामकिशन ने देखा, फिर मीता को देखा। उठे, अंदर गए, पानी लेकर आए। बैठो। बस। उस रात खाने पर रामकिशन ने मीता से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मीता ने बताया, शिक्षक हैं। रामकिशन ने कहा, अच्छा। फिर चुप। मीता ने बाद में आकाश से कहा, तुम्हारे पिताजी बहुत शांत हैं। आकाश ने कहा, शांत नहीं, बस ऐसे ही हैं। शादी हुई, सादगी से, धनपुरा में। रामकिशन ने सारी व्यवस्था की, चुपचाप।
किसी से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन सब कुछ सही था। खाना, बैठक, रीति रिवाज, सब। जब बारात निकली, रामकिशन सबसे पीछे थे। किसी ने उनसे नहीं पूछा कैसा लग रहा है, और उन्होंने किसी को नहीं बताया। शादी के बाद आकाश और मीता पुणे लौट गए। जिंदगी फिर वही हो गई। काम, घर, रोजमर्रा। फोन कभी कभी आता, सुमित्रा से बात होती। रामकिशन कम ही फोन उठाते। 2 साल बाद एक बेटी हुई। नाम रखा रिया। जब धनपुरा में खबर पहुंची तो सुमित्रा ने कहा, मैं आऊंगी। रामकिशन ने कहा, जाओ। सुमित्रा कुछ हफ्ते पुणे रही। रामकिशन अकेले थे धनपुरा में। जब सुमित्रा लौटी तो उसने बताया, रिया बहुत प्यारी है। रामकिशन ने कहा, हाँ, तुम नहीं गए? खेत था। सुमित्रा जानती थी खेत बहाना था। रामकिशन जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कैसे जाए, कहाँ रहें, वहां पहुंचकर क्या करें। उन्होंने पूरी जिंदगी धनपुरा से बाहर नहीं निकले थे। शहर उन्हें डराता था, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। रिया 1.5 साल की हुई तो आकाश धनपुरा गया। रिया को लेकर रामकिशन ने पहली बार अपनी पोती को देखा। रिया उन्हें देखकर पहले डरी, फिर धीरे धीरे उनके पास आई। रामकिशन जमीन पर बैठ गए। रिया ने उनकी उंगली पकड़ी। रामकिशन की आंखें भर आई। आकाश ने देखा पहली बार उसने अपने पिता को इस तरह देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया और रामकिशन ने जल्दी से उंगली छुड़ाई। रिया को गोद में उठाया और बाहर ले गए। उस रात खाने के बाद आकाश बाहर बैठा था। रामकिशन पास आए। कब तक रहोगे? 4-5 दिन। ठीक है। वो मुड़ने लगे। आकाश ने कहा, पिताजी। हां? मोती को क्यों बेचा था? एक लंबी खामोशी। रामकिशन ने कहा, पैसों की जरूरत थी। किस लिए? तुम्हारी कोचिंग के लिए। आकाश चुप हो गया। मुझे पता चला था। देर से। रामकिशन कुछ नहीं बोले। आपने बताया क्यों नहीं? रामकिशन ने एक पल सोचा, फिर बोले, बताने की जरूरत क्या थी? और वो अंदर चले गए। आकाश रात भर सो नहीं पाया। उस एक वाक्य ने बहुत कुछ हिला दिया था। बताने की जरूरत क्या थी? जो किया वह किया, बिना जताए, बिना एहसान जताए। यही तो था, यही तो हमेशा था। अगले दिन आकाश ने रामकिशन को खेत में जाते देखा। वो उनके साथ गए। बहुत सालों बाद रामकिशन ने देखा, कुछ नहीं बोले। दोनों साथ चले। खेत पहुंचे। मिट्टी की खुशबू वही थी। हवा में सरसों के पीले फूल झूम रहे थे। दूर एक कोयल बोल रही थी, मध्यम, लयदार। रामकिशन काम में लग गए। आकाश पास खड़ा रहा। फिर उसने भी काम में हाथ बटाया, अनाड़ीपन से, लेकिन लगाव से। रामकिशन ने एक बार देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कान आकाश ने देखी। इस बार शाम को लौटते वक्त रामकिशन ने कहा, रिया को सरसों दिखाई? नहीं। दिखाओ। बच्चों को मिट्टी से मिलवाना चाहिए। आकाश ने हां कहा, और उस एक बात में उसने कुछ महसूस किया। रामकिशन अपनी तरह से रिया की परवाह कर रहे थे, अपनी भाषा में। उन 4 दिनों में बहुत कुछ नहीं हुआ। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, लेकिन आकाश को लगा कुछ बदला। मन में, उसके अपने मन में। पुणे लौटते वक्त जब आकाश गाड़ी में बैठा, रामकिशन दरवाजे पर खड़े थे। आकाश ने हाथ हिलाया। रामकिशन ने भी हाथ हिलाया। बस। लेकिन इस बार आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। रामकिशन अभी भी खड़े थे। महीने बीते। आकाश और मीता की जिंदगी अच्छी थी। रिया बड़ी होने लगी थी। फोन पर बातें थोड़ी ज्यादा होने लगी। एक बार रामकिशन ने खुद फोन किया, आकाश,
हाँ पिताजी। रिया कैसी है? अच्छी है, आपसे बात करवाता हूं। रिया ने फोन पर कहा, दादाजी। उस तरफ से एक हंसी आई, रामकिशन की हंसी। आकाश ने सोचा, मैंने पिताजी को पहले कभी इस तरह हंसते नहीं सुना था। फिर एक दिन सुमित्रा का फोन आया। आवाज थोड़ी अलग थी। आकाश, तुम्हारे पिताजी को चक्कर आया था, डॉक्टर ने बोला है आराम करें। आकाश का दिल एक पल के लिए रुका। कितना गंभीर है? ज्यादा नहीं, लेकिन आ सकते हो? हाँ मां, आता हूं। आकाश धनपुरा पहुंचा। रामकिशन बिस्तर पर थे, लेकिन उठने की कोशिश कर रहे थे। लेटे रहो। अरे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर था। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा आराम करो। आराम करना जरूरी नहीं होता। आकाश ने पहली बार पिता के माथे पर हाथ रखा। रामकिशन ने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, ठीक हूं। आकाश वहां 5 दिन रहा। उन 5 दिनों में उसने देखा रामकिशन कितने कम खाते थे, कितनी कम नींद लेते थे, और फिर भी सुबह उठकर बाहर जाते थे, बस बैठने के लिए, क्योंकि खेत में जाने से मना किया था। एक शाम रामकिशन और आकाश पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा ठंडी थी। आसमान में तारे निकल रहे थे, एक एक करके। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आकाश ने कहा, पिताजी, मुझे लगता था आपको मेरी परवाह नहीं। रामकिशन चुप रहे। मैंने बहुत बार सोचा कि आप कभी कहते क्यों नहीं। रामकिशन ने तारों की तरफ देखा, फिर बोले, बोलना आता नहीं था, बस बोलना आता नहीं था। आकाश की आंखें भर आई। रामकिशन ने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उनका हाथ धीरे से आकाश के हाथ के पास आया और रुक गया। आकाश ने वो हाथ थाम लिया, वो हाथ जो खुरदरा था, जो मिट्टी से भरा था, जो जिंदगी भर काम करता रहा था। दोनों बैठे रहे, तारे निकलते रहे, हवा बहती रही। ये पहली बार था, इतने सालों में पहली बार। रात के इस पहर में जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम्हारी आंखें शायद थोड़ी भारी हो रही होंगी। रजाई की गर्मी तुम्हारे आसपास होगी, बाहर अंधेरा होगा, और शायद तुम्हारे मन में भी कोई चेहरा आया होगा। कोई जो कम बोलता था, कोई जो ज्यादा करता था, कोई जिसका प्यार शब्दों में नहीं, हाथों में था। आकाश उन 5 दिनों के बाद पुणे लौटा। रामकिशन फिर ठीक हो गए। खेत फिर शुरू हो गया। फोन पर बातें थोड़ी और होने लगी। कभी कभी रामकिशन पूछते, रिया ने क्या नया सीखा? और आकाश बताता। रामकिशन सुनते, बीच बीच में अच्छा कहते। ये उनकी भाषा थी। आकाश अब समझने लगा था। एक बार रिया ने फोन पर दादाजी से कहा, दादाजी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। रामकिशन ने कहा, बनो, जरूर बनो। रिया ने कहा, आप बीमार पड़ोगे तो मैं ठीक करूंगी। इस बार रामकिशन के गले में कुछ अटक गया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, और फोन रख दिया। सुमित्रा ने देखा, रामकिशन की आंखें गीली थी। उन्होंने कहा, आंख में कुछ पड़ गया। सुमित्रा मुस्कुरा दी। साल गुजरते रहे, रिया बड़ी होती रही, आकाश की जिंदगी आगे बढ़ती रही, और रामकिशन धीरे धीरे और झुकते गए। खेत में काम कम होने लगा। भोलू, दूसरा बैल, अभी बूढ़ा हो गया था। गांव में 1-2 युवा ट्रैक्टर से काम करने लगे थे। रामकिशन की दुनिया छोटी होती जा रही थी। एक दिन सुमित्रा का फोन आया, आकाश, तुम्हारे पिताजी रात को ठीक से सो नहीं पाते। कहते हैं छाती में कुछ भारीपन है। मां, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। वह जाना नहीं चाहते। मैं बात करता हूं। आकाश ने फोन किया, पिताजी, डॉक्टर के पास जाइए। अरे, उम्र है,
ये सब तो होता है पिताजी। ठीक हूं, आकाश ने जोर देकर कहा। पिताजी मेरी बात सुनिए, जाइए। एक लंबी खामोशी। फिर रामकिशन ने कहा, ठीक है। डॉक्टर ने कहा, दिल में थोड़ी कमजोरी है, दवाई चलेगी, ज्यादा काम नहीं। आकाश ने तय किया वो धनपुरा जाएगा, कुछ हफ्तों के लिए। मीता ने कहा, जाओ, मैं यहां संभाल लूंगी। आकाश धनपुरा पहुंचा। रामकिशन उसे देखकर बोले, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? आने की जरूरत थी। रामकिशन चुप हो गए। उन हफ्तों में आकाश ने पहली बार अपने पिता को ध्यान से देखा। उनकी दिनचर्या, सुबह उठना, पानी पीना, धीरे धीरे बाहर जाना, पीपल के पेड़ के नीचे बैठना। खेत नहीं जा सकते थे तो बस देखते थे। दूर से आकाश को पहली बार एहसास हुआ, खेत उनकी पहचान थी और अब वो पहचान छिनती जा रही थी। एक दिन आकाश उनके पास बैठा। पिताजी क्या सोच रहे हैं? रामकिशन ने कहा, बस सोच रहा हूं, इस जमीन के साथ क्या होगा। मैं देखूंगा। तुम शहर में हो तो क्या जमीन रहेगी? रामकिशन ने उसकी तरफ देखा। रहेगी, हां रहेगी। रामकिशन की आंखों में कुछ आया जो आकाश ने पहले कभी नहीं देखा था। राहत। उन हफ्तों में एक दिन ऐसा आया जो आकाश को जिंदगी भर याद रहा। सुमित्रा ने कहा था कि घर के पुराने कमरे में कुछ सामान ठीक करना है जो सालों से बंद पड़ा था। वो कमरा जहां पहले दादी रहती थी और उनके जाने के बाद किसी ने ठीक से खोला नहीं था। सुमित्रा का घुटना दुख रहा था, इसलिए आकाश खुद उस कमरे में गया। कमरा छोटा था। एक खिड़की थी जिसके कांच पर धूल की मोटी परत जम गई थी। कोने में एक पुराना बक्सा था, लोहे का, हरे रंग का, जिसके किनारे जिंक खाए हुए थे। वही बक्सा, वही जिसमें सुमित्रा ने आकाश के कपड़े रखे थे जब वो पहली बार शहर गया था। आकाश एक पल रुका, फिर झुका, बक्से का कुंदा खींचा। अंदर पुराने कपड़े थे, एक चादर, एक टूटी हुई कलाई घड़ी, कुछ छोटे छोटे औजार और सबसे नीचे एक मुड़ा हुआ कागज। आकाश ने वो कागज उठाया। वह पुराना था, पीला पड़ा हुआ, किनारे थोड़े टूट रहे थे। उसने खोला। हिंदी में लिखा था, थोड़े टेढ़े अक्षरों में, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से लिखा हो लेकिन लिखने की आदत कम हो। आकाश ने पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। उस कागज पर लिखा था, आकाश, तुम जब ये पढ़ोगे तब शायद मैं बहुत बूढ़ा हो चुका होऊंगा या शायद नहीं रहूंगा। नहीं जानता, मुझे लिखना नहीं आता, पढ़ना थोड़ा आता है। ये चिट्ठी मैंने बहुत सोचकर लिखी है। जब तुम शहर जाने लगे उस रात मैं बहुत देर बाहर बैठा था। सोच रहा था कि कुछ कहूं, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या कहूं। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, कम बोलने वाला। ये मेरी कमी है, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात जानना, तुम मेरी जिंदगी हो। जिस दिन तुम पैदा हुए उस रात मैंने भगवान से एक ही बात मांगी थी कि इस बच्चे को मुझसे ज्यादा दो, इसे वो दो जो मुझे नहीं मिला। जब तुमने कविता लिखी थी, उनकी छाया नरम है। वो कागज मैंने बहुत दिनों तक रखा था, उसे पढ़ता था कभी कभी अकेले में। तुम्हारी परीक्षा का नतीजा जब आया तो मुझे रात को नींद नहीं आई खुशी से, लेकिन मैं तुमसे कहना नहीं जानता था। मुझे माफ करना। तुम्हारा बाप, रामकिशन। आकाश कागज पकड़े बैठ गया, जमीन पर, उसी पुराने कमरे में। उसकी आंखें भर आई और इस बार उसने रोकने की कोशिश नहीं की। वो कागज कब से रखा था? कितने सालों से? जब आकाश पहली बार शहर गया था तभी से। 30 साल से। ये चिट्ठी कभी भेजी नहीं गई, कभी दी नहीं गई, बस रखी रही उस हरे बक्से में, उस पुराने कमरे में,
उस धूल में आकाश बहुत देर वहां बैठा रहा। बाहर से सुमित्रा की आवाज आई, आकाश, चाय बनी है। उसने जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद उठा, कागज को सावधानी से मोड़ा, अपनी जेब में रखा, बाहर आया। सुमित्रा ने देखा आकाश की आंखें लाल थी। क्या हुआ? कुछ नहीं मां, बस धूल थी। सुमित्रा कुछ नहीं बोली, लेकिन वह जानती थी धूल नहीं थी। उस शाम आकाश रामकिशन के पास गया। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। हमेशा की तरह आकाश पास जाकर बैठ गया। काफी देर कुछ नहीं बोला। रामकिशन ने भी कुछ नहीं कहा। हवा थी, पत्ते हिल रहे थे। दूर कहीं गाय की आवाज आई। फिर आकाश ने अपनी जेब से वह कागज निकाला। रामकिशन ने देखा। उनकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हुई और फिर उन्होंने नजर फेर ली। ये पुराने कमरे में मिला, आकाश ने धीरे से कहा। रामकिशन कुछ नहीं बोले। आपने लिखी थी? एक लंबी खामोशी। फिर रामकिशन ने हां में सिर हिलाया। कब? जब तुम पहली बार गए थे। आकाश की आंखें फिर भर आईं। आपने दी क्यों नहीं? रामकिशन ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनका जवाब था और आकाश समझ गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कैसे दें, कैसे कहें, कहां से शुरू करें। वो शब्द थे, लेकिन दूरी थी। पिताजी, रामकिशन ने देखा। मुझे माफ करना। रामकिशन की भौहें चढ़ी, जैसे समझे नहीं। मैंने सोचा था कि आपको फर्क नहीं पड़ता। मेरे जाने से, मेरे रहने से मैं बहुत गलत था। रामकिशन की नजर जमीन पर गई। आपने कभी नहीं बताया, इसलिए मैंने मान लिया। एक पल, फिर रामकिशन ने धीरे से कहा, बताना आता होता तो बताता। वह एक वाक्य, बस वह एक वाक्य। आकाश ने उस वाक्य को सुना और उसके अंदर कुछ टूटा। वह दरार जो 10वीं कक्षा में बनी थी, वह दीवार जो बाद में शब्द से बनी थी, वो कड़वाहट जो सालों से इकट्ठी हुई थी, सब एक साथ। आकाश ने रामकिशन का हाथ थाम लिया, जैसे उस रात थामा था जब तारे निकल रहे थे। रामकिशन ने हाथ नहीं छुड़ाया। वह बैठे रहे, दोनों पीपल की छाया में। उस शाम वो दरार भरी नहीं, वो भर नहीं सकती थी पूरी तरह। सालों की दूरी एक शाम में नहीं मिटती, लेकिन उसमें कुछ डाला गया, समझ का एक बीज। रात के इस पहर में, दोस्त, जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, शायद तुम्हारी आंखें अब थोड़ी और भारी हो रही हैं। शायद रजाई की गर्मी तुम्हें अपने अंदर खींच रही है। बाहर रात गहरी है, हवा ठंडी है, और कहीं दूर किसी गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे होंगे। अब कहानी धीरे धीरे उस जगह पहुंचती है जहां सब कुछ शांत होने लगता है। आकाश उन हफ्तों के बाद पुणे लौटा, इस बार एक अलग मन के साथ। मीता ने देखा। क्या हुआ? आकाश ने वह कागज दिखाया। मीता ने पढ़ा। उसकी आंखें भर आई। इन्होंने कभी दी नहीं। नहीं। मीता ने कागज वापस किया। तुम्हें इन्हें यहां बुलाना चाहिए। वो नहीं आएंगे। शहर से डरते हैं, तो हम जाएंगे। ज्यादा। आकाश ने हां कहा, और इस बार उसने वह दिल से कही। उस साल दशहरे पर आकाश और मीता धनपुरा गए, रिया को लेकर। रिया अब 3 साल की थी। बोलने लगी थी, दौड़ने लगी थी। रामकिशन ने उसे देखा और पहली बार बिना किसी के पूछे खुद उठकर उसके पास गए। रिया ने उन्हें देखा। दादाजी। रामकिशन झुके। रिया ने उनकी गर्दन में बाहें डाल दी। रामकिशन उसे उठा लिया। सुमित्रा ने देखा और मुस्कुरा दी। आकाश ने देखा और उसकी आंखें नम हो गई। उस दशहरे पर गांव में मेला था। रामकिशन पहले कभी नहीं जाते थे, लेकिन इस बार रिया ने कहा, दादाजी, मेला चलो। रामकिशन ने कहा,
चलो। बस। वह चले गए, रिया का हाथ थामकर। आकाश पीछे था। उसने देखा रामकिशन उस भीड़ में थोड़े असहज थे। शहरी चीजें, रोशनी, शोर। लेकिन रिया खुश थी और इसलिए रामकिशन खुश थे। रिया ने एक गुब्बारा मांगा, रामकिशन ने खरीदा। रिया ने एक मिठाई मांगी, रामकिशन ने खरीदी। आकाश ने सोचा, ये वही आदमी है जिसने कभी मुझसे नहीं पूछा क्या चाहिए। लेकिन अब वह समझता था, रामकिशन का प्यार इसी तरह था। वो शब्दों में नहीं था, वह चुनाव में था, वो मेले में जाने में था, वो गुब्बारे में था। उस रात मेले से लौटते वक्त रिया रामकिशन की गोद में सो गई। रामकिशन धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी चाल में सावधानी थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उठाए हो। आकाश उनके पास चला, कुछ नहीं बोला। रामकिशन ने धीरे से कहा, भारी हो गई है। हां। बड़ी हो रही है। हां। एक पल। रामकिशन ने कहा, अच्छी बच्ची है। आकाश ने कहा, आप पर गई है। रामकिशन ने एक पल रुककर देखा आकाश की तरफ और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन उनके चेहरे पर कुछ था जो आकाश ने देखा, गर्व। सादा, शांत, अनकहा गर्व। वो 5 दिन धनपुरा में बीते। रोज सुबह आकाश रामकिशन के साथ बाहर बैठता। रोज शाम को दोनों पीपल के नीचे होते। बातें कम होती थी, लेकिन खामोशी अब भारी नहीं थी। वो खामोशी जानी पहचानी थी, अपनी थी। जाने से एक दिन पहले रामकिशन ने आकाश से कहा, वह कागज। हां, रखना। आकाश ने कहा, रखूंगा, हमेशा। रामकिशन कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने एक बार आकाश के कंधे पर हाथ रखा और थोड़ी देर रखा। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। साल गुजरते रहे, रिया बड़ी होती रही, रामकिशन की सेहत ऊपर नीचे होती रही। लेकिन अब धनपुरा जाना नियम हो गया, साल में कम से कम 2 बार। और जब नहीं जा पाते, फोन पर रिया की बातें। रामकिशन का वह इंतजार कि शाम को रिया फोन करेगी। एक बार रिया ने स्कूल में एक कविता लिखी। विषय था मेरे दादाजी। उसने लिखा, मेरे दादाजी कम बोलते हैं पर ज्यादा करते हैं। उनके हाथ खुरदरे हैं पर उनकी छाया नरम है। आकाश ने जब पढ़ा, वो एक पल के लिए ठहर गया। यही तो था, यही शब्द। उसने कभी रिया को यह कविता नहीं सुनाई थी, लेकिन रिया ने खुद महसूस किया था और खुद लिखा था। आकाश ने वो कविता धनपुरा भेजी। रामकिशन तक पहुंची, सुमित्रा के जरिए। रामकिशन ने सुना। सुमित्रा ने बाद में आकाश को बताया, तुम्हारे पिताजी ने वो कागज अपनी जेब में रख लिया। आकाश हंसा, और उस हंसी में बहुत कुछ था। रात और गहरी हो रही है मेरे दोस्त। बाहर हवा एकदम शांत हो गई है, पत्ते नहीं हिल रहे। कहीं दूर एक कुत्ता भौंकता है। 1 बार, 2 बार, और फिर खामोशी। तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे भारी हो रहा है। पैर, हाथ, कंधे। सांस धीमी हो रही है, लंबी, गहरी, शांत। आकाश की जिंदगी में अब एक तरतीब थी। काम था, लेकिन घर भी था। मीता थी, रिया थी, और धनपुरा था, जो अब दूर नहीं लगता था। एक बार उसने मीता से कहा, मैं चाहता हूं कि रिया को धनपुरा से जोड़ूं, जैसे मैं जुड़ा था। वो मिट्टी, वो खेत, वो पीपल का पेड़। मीता ने कहा, तो गर्मियों में भेजो उसे पिताजी के पास। अकेले। वो छोटी नहीं है अब, और पिताजी है, मां है। आकाश ने सोचा, ठीक है। उस गर्मी रिया पहली बार अकेले धनपुरा गई, 5 दिनों के लिए। जब वो लौटी तो उसकी आंखें चमक रही थी। पापा, दादाजी ने मुझे खेत दिखाया और बताया कि कैसे मिट्टी को हाथ से महसूस करते हैं
और दादी ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई। वो रोटी इतनी अच्छी थी। आकाश मुस्कुराता रहा। और दादाजी ने क्या कहा? रिया ने सोचा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर वो हमेशा मेरे पास रहे। आकाश ने मन में कहा, हाँ, यही तो था। उस साल के अंत में एक खबर आई जो आकाश ने नहीं सोची थी। रामकिशन की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। दिल की दवाई चल रही थी, लेकिन एक रात उन्हें बहुत तकलीफ हुई। सुमित्रा घबरा गई। पड़ोसी आए, गांव के वैद्य आए, फिर रात को ही शहर के अस्पताल ले जाया गया। आकाश को फोन आया सुबह 4 बजे। मीता जागी। दोनों ने देखा, नंबर धनपुरा का था। आकाश ने उठाया। सुमित्रा की कांपती आवाज, आकाश, आ जाओ। आकाश उसी सुबह निकला। ट्रेन मिली। वह बैठा, खिड़की से बाहर देखता रहा। पूरे रास्ते उसे वो कागज याद आता रहा। बताना आता होता तो बताता, तुम मेरी जिंदगी हो, मुझे माफ करना। अस्पताल में रामकिशन बिस्तर पर थे। नलियां लगी हुई थी। चेहरा पीला था, लेकिन जब आकाश आया उन्होंने आंखें खोली, देखा और एक बहुत छोटी सी मुस्कान आई। आकाश उनके पास बैठ गया, हाथ थाम लिया। रामकिशन ने कुछ नहीं कहा। आकाश ने भी कुछ नहीं कहा, बस हाथ थामे रहा। उस अस्पताल के कमरे में, जहां मशीनों की आवाज थी, जहां दवाइयों की गंध थी, वहां भी एक शांति थी। उन दोनों के बीच 3 दिन अस्पताल में रहे। रामकिशन धीरे धीरे बेहतर हुए। डॉक्टर ने कहा, डरने की बात नहीं, बस ध्यान रखना होगा। जब घर लौटे, सुमित्रा ने पूजा की। रिया ने फोन पर कहा, दादाजी, मैं आऊंगी जल्दी। रामकिशन ने कहा, आओ। उन दिनों में आकाश ने एक और फैसला किया। उसने अपने दफ्तर से बात की, काम में थोड़ी लचक मांगी और तय किया कि हर 2 महीने पर धनपुरा जाएगा। मीता ने हां कही। रिया ने कहा, मैं भी हर बार जाऊंगी। धनपुरा में जाड़ों की शाम होती थी, जब रामकिशन और आकाश पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। उन शामों में बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। रामकिशन पूछते, पुणे में ठंड है? आकाश कहता, थोड़ी। रामकिशन कहते, यहां ज्यादा है। बस, लेकिन यही काफी था। एक शाम रामकिशन ने कहा, आकाश, हां, तुम्हें एक बात बताऊं? हां पिताजी। रामकिशन एक पल चुप रहे, फिर बोले, जब मैं छोटा था, मेरे पिता भी ऐसे ही थे, कम बोलने वाले। मुझे भी लगता था उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आकाश ने सुना। जब वह चले गए, तब पता चला कि बहुत फर्क पड़ता था। एक लंबी खामोशी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी देर से पता चले। आकाश ने धीरे से कहा, पता चल गया पिताजी। रामकिशन ने उसकी तरफ देखा। देर से? आकाश ने सोचा, थोड़ी देर से, लेकिन चल गया। रामकिशन ने नजर हटाई। ठीक है, ये ठीक है। इस बार अलग था। इसमें राहत थी। एक पुरानी थकान का उतरना था। रात के इस पहर में, मेरे दोस्त, तुम शायद आधी नींद में हो। आंखें बंद हो रही हैं, खुद ब खुद। तुम्हारी सांस लंबी है, गहरी है, और शायद मन में कोई चेहरा है, कोई हाथ है जो खुरदरा था, कोई आवाज है जो कम बोलती थी। उसे महसूस करो। वो प्यार जो शब्दों में नहीं था, वो प्यार जो था बस अलग भाषा में था। साल बीतते रहे। धनपुरा में मौसम आते और जाते रहे। सरसों के पीले फूल खिलते और फिर झड़ जाते। गेहूं की बालियां लहराती और फिर कट जाती। पीपल के पत्ते गिरते और नए पत्ते आ जाते। और रामकिशन उस पीपल के नीचे बैठते रहे। हर सुबह, हर शाम। धीरे धीरे उनकी चाल और धीमी हो गई थी। खेत तक जाना बंद हो गया था,
लेकिन वो खेत को दूर से देखते थे, उसी चौकी पर बैठकर, जैसे कोई पुराना दोस्त हो जिससे मिलने नहीं जा सकते लेकिन उसकी याद में बैठे रह सकते हैं। एक सुबह जब आकाश धनपुरा में था, वह भी उस चौकी पर रामकिशन के पास बैठ गया। दोनों चुपचाप। दूर खेत था, हवा में ठंडक थी, सूरज अभी निकला ही था, लाल, धीमा, नींद भरा। रामकिशन ने चाय का कप दोनों हाथों से थाम रखा था। आकाश ने भी। दोनों एक ही दिशा में देख रहे थे। एक लंबी खामोशी। फिर रामकिशन ने कहा, इस मिट्टी की खुशबू आ रही है। आकाश ने नाक से सांस ली। हां, यही खुशबू थी जब तुम पैदा हुए थे। उस रात भी बारिश हुई थी, मिट्टी ऐसे ही महक रही थी। आकाश ने रामकिशन की तरफ देखा। आपको याद है? सब याद है। एक पल, सब। वो एक शब्द, सब, आकाश के मन में बहुत गहरे उतर गया। सब याद है। तुम्हारा पहला रोना, तुम्हारी पहली चाल, तुम्हारी वह कविता, तुम्हारी वह परीक्षा, तुम्हारा वह जाना। सब। रामकिशन ने कभी डायरी नहीं लिखी, कभी तस्वीरें नहीं खिंचवाई, लेकिन उनके मन में सब था। एक पूरा संग्रहालय जिसमें कोई नहीं जा सकता था सिवाय उनके। उस सुबह के बाद से आकाश ने एक काम शुरू किया। जब भी धनपुरा जाता, रामकिशन से पूछता, पिताजी, आपके पिताजी कैसे थे? रामकिशन कुछ बताते। धनपुरा पहले कैसा था? रामकिशन कुछ बताते। ये पीपल का पेड़ कितना पुराना है? रामकिशन कहते, मेरे बाप के वक्त से है। धीरे धीरे वो कहानियां निकलने लगी जो रामकिशन ने कभी किसी को नहीं सुनाई थी। उनकी अपनी कहानियां, उनके अपने डर, उनकी अपनी खुशियां। एक दिन रामकिशन ने बताया, जब मैं छोटा था, गांव में एक नाटक होता था दशहरे पर। मैंने एक बार उसमें हिस्सा लिया था। आपने? नाटक में? रामकिशन ने हां कहा। कौन सा पात्र था? रामकिशन एक पल चुप रहे। राम। आकाश हंसा। रामकिशन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार एक पूरी हंसी आई, खुलकर, जिसमें उनकी आंखें सिकुड़ गई। उनके कंधे हिले। आकाश ने वो हंसी देखी और वह भी हंसता रहा। दोनों पीपल के नीचे। उस सुबह सुमित्रा रसोई में थी। उसने बाहर झांका, दोनों को हंसते देखा। वो खड़ी रह गई, उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह मुस्कुराती रही। रिया जब भी आती, धनपुरा जीवंत हो जाता। वो रामकिशन के पीछे पीछे चलती। दादाजी, ये क्या है? दादाजी, वो चिड़िया कौन सी है? दादाजी, मिट्टी को ऐसे क्यों दबाते हैं? रामकिशन हर बात का जवाब देते, धीरे धीरे, सोचकर, जैसे उन्हें पता था ये सवाल जरूरी है। एक बार रिया ने पूछा, दादाजी, आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? रामकिशन एक पल रुके, फिर बोले, यहां बैठना। रिया ने कहा, बस? रामकिशन ने कहा, और तुम लोगों का आना। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो हम आते रहेंगे। रामकिशन कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका हाथ, जो खुरदरा था, जो मिट्टी से भरा था, जो जिंदगी भर काम करता रहा था, उसने रिया की नन्ही उंगलियों को थोड़ा और कस लिया। धीरे धीरे एक और बदलाव आया। रामकिशन ने खुद फोन करना शुरू किया। पहले हफ्ते में एक बार, फिर 2 बार। ज्यादातर रिया से बात होती, लेकिन कभी कभी वो आकाश से भी बात करते। काम कैसा है? ठीक है। रात को ठीक से खाना खाते हो? हां, ठीक है। यही होता। लेकिन आकाश जानता था, ये फोन करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक बार रामकिशन ने फोन किया और आकाश उस वक्त दफ्तर में था। उसने बाद में वापस किया। रामकिशन ने उठाया। पिताजी, फोन किया था? हां। क्या हुआ? एक पल की चुप्पी।
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आकाश को समझ में आया, उन्होंने बिना वजह फोन किया था। बस ऐसे ही, बस आवाज सुनने के लिए। आकाश ने कहा, पिताजी मैं अगले महीने आऊंगा। ठीक है, रिया भी आएगी। अच्छा, और मां के लिए कुछ चाहिए? नहीं, सब है। ठीक है, रखता हूं। रखो। फोन रखने से पहले एक पल रामकिशन ने धीरे से कहा, ख्याल रखना अपना। आकाश की छाती में कुछ भर गया। आप भी पिताजी, ख्याल रखना अपना। ये पहली बार था, पहली बार रामकिशन ने ये कहा था, सीधे शब्दों में। रात के इस पहर में मेरे दोस्त, तुम्हारी सांस अब बहुत धीमी है। हर सांस के साथ शरीर थोड़ा और ढीला हो रहा है। रजाई की गर्मी तुम्हें चारों तरफ से लपेटे हुए है। बाहर जो भी है वो बहुत दूर है। यहां बस शांति है। वह साल आया जो शायद आना ही था। रामकिशन और कमजोर हो गए। उठना बैठना मुश्किल हो गया। सुमित्रा उनके पास रहती। आकाश हर महीने आता। मीता और रिया भी। धनपुरा में अब हमेशा कोई न कोई था। एक शाम जब आकाश वहां था, रामकिशन ने कहा, आकाश। हाँ पिताजी। वो कागज अभी भी हैं? हाँ। कहाँ है? मेरे पास, घर में, एक छोटे से बक्से में। रामकिशन ने हाँ कहा, रिया को दे देना। एक दिन। आकाश ने सोचा, दूंगा जब वो बड़ी हो जाए। हां, रामकिशन ने आंखें बंद की। वह पढ़ेगी तो समझेगी। आकाश ने धीरे से कहा, हां पिताजी, समझेगी। वो शाम धनपुरा की एक साधारण शाम थी। बाहर गाय की घंटी बज रही थी। दूर कोई बच्चा खेल रहा था। पीपल के पत्ते सरसरा रहे थे। रामकिशन की आंखें बंद थी। उनकी सांस धीरे धीरे थी, शांत। आकाश उनके पास बैठा था। उनका हाथ थामे, वो हाथ जो खुरदरा था, जो मिट्टी से भरा था, जो जिंदगी भर काम करता रहा था। उस हाथ में अब थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन वह अभी भी गर्म था। कुछ और महीने बीते और फिर एक सुबह, बहुत शांत सुबह, रामकिशन नहीं रहे। अपनी चारपाई पर, सुमित्रा के पास। उनके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी, बस एक शांति थी। जैसे वह जानते थे, सब ठीक है, सब हो गया। आकाश धनपुरा आया। इस बार अलग तरह से। गांव के लोग आए, पुराने जानने वाले आए। रामाधीन काका आए, बूढ़े, थके हुए, और उन्होंने कहा, रामकिशन जैसा आदमी कम होता है। कम बोला, पर सही किया। हमेशा। उन दिनों में आकाश बहुत कम बोला, बस काम करता रहा, सब संभालता रहा। जब सब चले गए तो एक शाम वो पीपल के पेड़ के नीचे गया। उस चौकी पर बैठ गया जहां रामकिशन बैठते थे। मिट्टी की खुशबू थी, हवा ठंडी थी, दूर खेत था। आकाश ने आंखें बंद की और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पिता यहां हैं, इस मिट्टी में, इस हवा में, इस पेड़ की छाया में। वो कहीं नहीं गए। रिया उस दिन पास आई। पापा। आकाश ने आंखें खोली। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। दादाजी यहां हैं। आकाश ने उसे देखा। हां, इस पेड़ में, इस मिट्टी में। आकाश ने रिया को गले लगाया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, पीपल के नीचे, जहां रामकिशन बैठते थे। कुछ साल बाद रिया 15 साल की हुई। आकाश ने उसे वो कागज दिया, पीला पड़ा हुआ, किनारे टूटते हुए। ये दादाजी ने लिखा था, तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले मुझे लिखा था। रिया ने पढ़ा, धीरे धीरे, एक एक शब्द। जब खत्म किया, उसकी आंखें भरी हुई थी। दादाजी ने कभी दी नहीं? नहीं। क्यों?
आकाश ने एक पल सोचा, क्योंकि बताना आता नहीं था। रिया ने कागज को सावधानी से मोड़ा। मैं इसे रखूंगी। रखो, और जब मेरे बच्चे होंगे उन्हें दिखाऊंगी। आकाश ने रिया को देखा। उसमें रामकिशन दिखे, वही आंखें, वही समझ। एक रात आकाश ने मीता से कहा, मुझे एक बात का अफसोस है। क्या? काश मैंने पहले समझा होता। उनके जाने से पहले ज्यादा वक्त होता। मीता चुप रही, फिर बोली, जितना था वह था, और वह सच था। आकाश ने सोचा, हां, वो आखिरी साल, वो शामें, वो हंसी, हां, वह थे, और तुम थे, एक साथ। आकाश ने हां कहा, और उस हां में कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। रात के इस पहर में सब कुछ बहुत धीरे हो गया है। हवा रुकी हुई है, आसमान में तारे हैं, एक एक करके, चुपचाप। और कहीं दूर धनपुरा में एक पुराने पीपल के पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई है अभी भी। तुम्हारी आंखें अब शायद बंद है, या बंद होने को है। रजाई की गर्मी तुम्हारे शरीर में उतर गई है, पैर भारे हैं, हाथ शिथिल हैं, और मन में शायद कोई चेहरा है, कोई जो कम बोलता था, कोई जिसके हाथ खुरदरे थे, कोई जिसकी छाया नरम थी। उस चेहरे को देखो, उस हाथ को महसूस करो। वह प्यार था, बस अलग भाषा में था। आकाश आज भी जब कभी धनपुरा जाता है, उस चौकी पर बैठता है, पीपल के नीचे मिट्टी की खुशबू लेता है और महसूस करता है, रामकिशन वहां है, इस मिट्टी में, इस हवा में, इस पेड़ की जड़ों में, हर उस बीज में जो उन्होंने बोया, हर उस फसल में जो उनके बाद भी लहराई। और जब शाम होती है और आसमान लाल होता है और दूर खेत में हवा चलती है, तो आकाश को लगता है कोई हाथ उसके कंधे पर है, खुरदरा, गर्म, जाना पहचाना। रात गहरी है मेरे दोस्त, बहुत गहरी। बाहर सब शांत है, घर में सब सो रहे हैं, और तुम भी अब उस जगह पहुंच रहे हो जहां कोई बोझ नहीं, कोई सोच नहीं, बस एक गहरी, गर्म, सुरक्षित नींद है। तुम्हारी सांसें अब बहुत धीमी हैं, 1, 2, 3, लंबी, शांत, गहरी। कहीं दूर एक पीपल का पेड़ है, उसकी छाया में एक चौकी है, उस चौकी पर कोई बैठा है, चुपचाप। हवा में मिट्टी की खुशबू है, सरसों के पीले फूल हल्के हल्के हिल रहे हैं। एक कोयल बोलती है, मध्यम, लयदार, और फिर खामोश हो जाती है। ये खामोशी, ये वही खामोशी है जो भारी नहीं, जो अपनी है, जिसमें प्यार है। धीरे धीरे, हल्के हल्के तुम उतर रहे हो उस गहरी नींद में, जहां सब ठीक है, जहां सब है, जहां कोई दूरी नहीं। सो जाओ, आराम करो। कल सुबह होगी, मिट्टी की खुशबू होगी, और वह प्यार जो हमेशा था, वो हमेशा रहेगा। शुभ रात्रि।